स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब इस बुलेटिन के खास मुलाकात सेगमेंट में आज हमारे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। टेकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के 22 बरस पूरे कर लिए हैं और लंबे अनुभव आपको राजनीति का भी रहा है। अपने अनुभव के आधार पर और जो 22 बरस का सफर छत्तीसगढ़ का अब तक आ रहा है, जिसमें से ये जो महत्वपूर्ण 2018 के बाद कांग्रेस का शासनकाल आपके मंत्रित्व के रूप में भी है और बाकी चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना तो 2000 में जब बना तो उस समय चूंकि नया राज्य बना था, बहुत से व्यवस्था भी करनी थी। उस समय हम लोग सरकार में थे तो नए ऑफिस, नए कुछ काम ऐसे कुछ करने थे। उस समय कोई उतना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन आज 22 साल में हम अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ विकास उसमें हुआ है सभी क्षेत्रों में। चाहे रोड के मामले में देख लें, शिक्षा के मामले में देख लें, स्वास्थ्य के मामले में देख लें, तो सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है जी। और अब लगा कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा आगे मतलब बढ़ रहा है जी। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल ने एक तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया, इनके स्वाभिमान को आगे लाने के लिए, उनको जगाने के लिए काम किया। क्योंकि जिस समय ये छत्तीसगढ़ जब बन रहा था तो हम लोग मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में जब बन रहा था तो हमने एक सपना देखा था कि अगर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनेगा तो छत्तीसगढ़ियों का राज होगा। आज हर जो तीज त्योहार, चाहे वो हरेली हो, चाहे पोला हो, चाहे तीजा हो, चाहे यहाँ की छठ पूजा हो, आदिवासी नृत्य हो, तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा कि और करके दिखाया। और ये सबको लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में अब वास्तव में छत्तीसगढ़ियों का राज होगा। और सौगात छत्तीसगढ़िया अस्मिता का जिक्र किया आपने, कहा कि सरकार के आने के बाद, खासतौर पर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को खासतौर पर एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन, वो ये कहते हैं, चूंकि महतारी की प्रतिमा का जो कल अनावरण हुआ उसके संदर्भ में, कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते हैं, हम तो भारतीयवाद की बात करते हैं। आप इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, देखिए, हम पहले तो छत्तीसगढ़ हैं, देश हमारा, भारत देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो यहाँ की तीज त्योहार है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, अगर उनको उसका अगर विकास नहीं है तो किसका करेंगे? सभी राज्य का करते हैं। जो यहाँ पर ठेठरी, खुरमी, बाकी जब ये सब कोई जानता नहीं था। आज हर ऑफिस के बैठक में, हर जो कार्यक्रम में ये आपका ठेठरी, खुरमी, बाकी अनारसा, ये सब हम देखने को मिलता था। पहले ये सब कहीं देखने को मिलता नहीं था। तो ये छत्तीसगढ़ियों का विकास हो रहा है। अभी आपने देखा हो कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो का शुरुआत जो हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किया। आज गांव-गांव में अगर देखेंगे तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग आपके जो लोग हैं, वो लोग भी इस खेल में भाग ले रहे हैं। वो चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुगड़ी हो, चाहे भौरा हो, चाहे गिल्ली डंडा हो, चाहे गेड़ी दौड़ है। मैं भी अभी गया था तो मतलब बिल्कुल जो बुजुर्ग महिलाएं वो भी अपने समय में खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन उनमें इतना ज्यादा उत्साह, ये छत्तीसगढ़ियों का अस्मिता का आप जो देखने को जो मिल रहा है। तो हम छत्तीसगढ़ के जो यहाँ तीज त्योहार, यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम तो भारतीयवाद की बात करते हैं। बात की बात नहीं है ये, कहीं वो हम कोई बात में नहीं ला रहे हैं। हम तो यहाँ की अस्मिता, यहाँ की परंपरा, यहाँ की लोक, यहाँ की जो लोक कला, इनको विकसित करने की हम तो बात करें। शराबबंदी को लेकर भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि शराबबंदी करने को लेकर एक प्रमुख वादा था, लेकिन अब जो जिम्मेदार हैं वो पीछे कदम हटा रहे हैं। और इसी के संदर्भ में एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि कांग्रेस के सिर्फ मुंह में राम है, बल्कि मन की बात करें तो मन में रावण है। इस तरह की बयानबाजी भी हुई है और नितिन नवीन ने ही की है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए और उसके लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी अपना परीक्षण कर रहा है। हम कोई रातों रात कोई आपकी जो शराबबंदी हो ऐसा भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे राज्य जिन्होंने शराबबंदी किया फिर बाद में वापस उसमें आ गए। कई राज्यों में शराबबंदी है
है, लेकिन वहाँ घर पहुंच सेवा हो रही है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम अब चाहते कि सबका समन्वय से जहाँ जहाँ इस प्रकार की शराबबंदी हुई है वहाँ की अध्ययन करें। ये जो कमेटी हम लोग ने बनाया है, कमेटी में भाजपा के लोगों को रखा गया है कि आप भी आइए, अपना सुझाव दीजिए। लेकिन कभी कभी मीटिंग में कोई अभी आते नहीं वो लोग मीटिंग कि अभी क्या सुझाव हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी कमेटी बनाए थे। और कमेटी का हमने रिपोर्ट उसमें जो पढ़ा तो उसमें शराबबंदी से नहीं बल्कि शराब को किस प्रकार से अधिक खपत किया जाए उस पर आपके उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो इस प्रकार की जो दोहरी जो बात करने वाले जो लोग हैं, और जहां जहां शराबबंदी है आपके आप चाहे उनके राज हैं, आपके गुजरात में उनके राज है, बाकी जहां आपको यूपी में उनके राज है, वो वहां पे अगर देखें तो घर पहुंच सेवा हो रही है। जी, आपके पास स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के साथ साथ आत्मानंद के हिंदी स्कूल की जो जिस तरह की परिकल्पना को साकार किया गया है, जमीन पर उतारा गया है, इससे वाकई में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अब भी कई तरह की सवाल खड़े होते रहे हैं और बहुत सारा काम इस पर करने की जरूरत है। आपके अब तक के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं इस शिक्षा विभाग के? देखिए, अंग्रेजी जो भाषा है आज अगर देखें तो पूरा वैश्विक भाषा के रूप में है। आज बड़े बड़े जो स्कूल हैं जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है, लेकिन उसके फीस भी बहुत बड़े हैं। हर लोगों के पहुंच के बस की बात नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल ने कहा कि इतने वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ बने, लेकिन हम एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना पाए, एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जिसमें सरकारी जो कर्मचारी के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सकें, जो बड़े लोग के बच्चे भी पढ़ सकें। तो इसके लिए सोचा गया और एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल शुरू किया गया, जिसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, जिसमें मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारी चाहे वो IAS के बच्चे वो भी अभी उसमें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड के रूप में उसको बनाया गया। उसमें अच्छे लैब हो, अच्छे लाइब्रेरी हो, अच्छे भवन हो, ताकि एक जो प्राइवेट स्कूल होता है उस प्रकार की वातावरण हो। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे स्कूल हमने बनाए। शुरू में हमने 50 स्कूल बनाए, उसके बाद 119 और बनाए, और अभी और भी खोलेंगे। हम तो अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हर जिले में एक हिंदी माध्यम के भी स्कूल, उसमें भी पूरे फैकल्टी रहे। लेकिन मंत्री जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि अभी बहुत सारा काम किया जाने की जरूरत है? क्योंकि कई अंदरूनी इलाकों से स्कूलों की तस्वीर हमारे पास आती है हमारे संवाददाताओं के जरिए कि जहां पर बहुत बुरी स्थितियां हैं, वहां पर शिक्षकों की संख्या के संदर्भ में भी या बाकी जिसके संचालन के संदर्भ में भी, क्या इसको लेकर भी इसी तरह का रोड मैप? देखिए, इसमें जो काम करने वाले लोग हों, सरकारी कर्मचारी हो चाहे सरकार हो, कभी किसी काम को करने के बाद वो संतुष्ट हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लगातार उसमें और प्रयास करना चाहिए, जो भी कमी है उसको दूर करना चाहिए। सरकारी स्कूल और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में अभी हमने देखा कि बहुत से स्कूल जर्जर अवस्था में हैं, बहुत से उसमें रिपेयर करने की आवश्यकता है। उसमें आवश्यकता है रिपेयर करने की, जो कहीं पानी में टपक रहा है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ अलग से उसमें बजट का प्रावधान किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आवश्यकता हो, चाहे उसकी मरम्मत करने की आवश्यकता हो, नए भवन बनाने की आवश्यकता हो, और कुछ उसमें करने की आवश्यकता हो, उसमें हम लोग कर सके, ताकि एक बेहतर वातावरण स्कूल के परिसर में हो, ताकि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें। चुनावों के संदर्भ में अगर महत्वपूर्ण बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं और एक तरह से चेहरों को बदलने की भी कोशिश है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, वहां नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए। इस बदलाव के दौर से गुजर रही हैं, क्या इसको एक चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में हो रहे इन बदलावों को? नहीं, ये चुनौती वाला बात नहीं है, ये आपस में उसमें इतनी फूट है भारतीय जनता पार्टी में, आपस में कोई समन्वय नहीं है। सब अलग अलग राह में चलते हैं, कोई नेता इधर चल रहा है, कोई नेता उधर चल रहा है, कोई नेता कहाँ चल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज तक हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बीच में कोई बदलता नहीं है। प्रदेश तो बदल सकते हैं, लेकिन बीच में कोई नेता प्रतिपक्ष को नहीं बदलता। लेकिन इतनी उसमें आपस में इनकी फूट है, इतने आपस में इनकी लड़ाई है। इसी का नतीजा ये है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष एक साथ उनको बदल दिया गया। तो इनका जो गुप्त एजेंडा है, वो चाहे आरक्षण के मुद्दे में, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, ये उनके जो गुप्त मुद्दे नागपुर से जो चलते हैं, उसके आधार पर लोग काम करते हैं। जी, सरगुजा से आप आते हैं और सरगुजा में कुल मिलाकर संभाग की बात करें पूरे तो 14 सीटें हैं और 14 के 14 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के MLA काबिज हैं।
ये चुनौती जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि 2013 की बात करें तो 7-7 थे, मतलब लगभग आधा आधा था, और उसके बाद अब ये ऐसी स्थिति है। इसको दोबारा वापस उस स्थिति में जाने के लिए कई तरह की चुनौतियां होंगी। इसको क्या रोड मैप ले रहे हैं, खासतौर पर उस इलाके से, चूंकि आप उस इलाके से 3 मंत्री भी इस वक्त हैं, तो जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी हो जाती है। तो इसको किस तरह से देख रहे हो, क्या रोड मैप है? नहीं, देखिए, चुनाव हमेशा चुनौती रहती है, और चुनौती का हम मुकाबला करेंगे। चुनौती का जो भी उसमें आए उसमें सामना करेंगे। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना। कार्यकर्ताओं की बात तो कांग्रेस पार्टी में सुनी जाती है। कांग्रेस में जो हमारे कार्यकर्ता करता है उनसे लगातार संपर्क रहे, उन लोगों से बात करें, उनकी जो परेशानी है उनको दूर करें, जो भी चाहे विभागीय हो या अन्य जो हो। तो अपने क्षेत्र को, अपने संभाग के लोगों को, जो एमएलए हैं उनको अपने क्षेत्र में जीतने के लिए क्या क्या हो सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा कि अभी उनका हर विधानसभा में उनकी भेंट मुलाकात चल रही है। हर विधानसभा में लोगों से मिलना और रात को रुकना वहां एक बहुत बड़ी है। आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं पूरे अभी छत्तीसगढ़ में ना, मध्य प्रदेश में। आप ओवरऑल 2023 की संदर्भ में बात करें, क्योंकि 71 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है। जाहिर तौर पर उस लैंडमार्क तक वापस जाना भी एक बड़ी चुनौती के रूप में साइड सामने होगा। आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इस विधानसभा चुनाव 2023 में, और इन विधानसभा चुनाव में आपकी क्या उपलब्धि है और आपकी किस तरह का रोल रहने वाला है? नहीं, देखिए, चुनौती मैंने कहा पहले कहा कि चुनाव हमेशा चुनौती रहती है। और हम देखिए, हम चुन के जो आए थे 2018 में, तो हमारे पास 68 सीटें थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर जो उपचुनाव हुए, चाहे दंतेवाड़ा के उपचुनाव हो, चाहे उसके बाद चित्रकूट के उपचुनाव हो, चाहे मरवाही के उपचुनाव हो, फिर खैरागढ़ के उपचुनाव हो, यहाँ के सरकार के द्वारा की जा रही काम, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गोधन न्याय योजना के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए पट्टे की बात हो, चाहे अन्य जो काम जो चल रहे हैं, उनका एक तरह से मोहर जनता ने लगाई कि आपका जो सरकार की जो काम है उससे संतुष्ट है और हमारा काम ठीक चल रहा है। तो ये लक्ष्य लेके हम चलेंगे कि जो हमारा 71 सीट है वो कम ना हो, भले उसमें बढ़ोतरी हो सकता है, ये हम पूरी तरह से उसमें केंद्रित रहेंगे। और लक्ष्य तो हमेशा ऊपर रखता है, लक्ष्य तो हमेशा ऊपर रहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है। अब उसमें कहाँ तक हम सफलता प्राप्त करते हैं, ये चुनौती पूर्ण रहती है, लेकिन लक्ष्य तो हमारा 71 के बाद वाला भी लक्ष्य हमारा रहेगा। तो 71 सीटें और या फिर उससे ज्यादा का लक्ष्य लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्रेमसाय सिंह टेकाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री टेकाम साहब मौजूद थे, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण विभाग भी लगातार देख रहे हैं, और उनसे हमने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। 2023 के लिए संदर्भ में आश्वस्त है, अपनी जीत को लेकर के जो काम किए हैं उस पर जनता मोहर लगाएगी। अब देखना होगा कि जनता इनकी बातों पर और जो काम किए हैं उस पर कितना विश्वास जता पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।